तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, आज आप लोग का जो विज्ञान का पेपर था ना, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का, तो उनका जो आंसर किए मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि आपके 25 में से कितने नंबर सही हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, जैसा कि मैं बात करूं पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। घड़े में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? तो ये भाई होता है वाष्पन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाली एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C2H2 है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि पत्तियों में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। तो यह निचली सतह पर स्थित होता है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि पेचिश जो है नामक एक आम आंत रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव है। तो देखो, आंत रोग के लिए अगर ये उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन सा है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला और वस्तु का भार ना और वस्तु का भार बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा, वस्तु क्या होगी, जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न ये है कि किन्हीं दो कवकों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। तो भाई, ऐसे दो कवक कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहले कवक का बात करें तो ये होता है मशरूम। ठीक है, मशरूम आपका पहला कवक होता है। और दूसरे कवक की बात करें तो ये ट्रफल होता है। ये भी खाने का प्रयोग होता है। और ये जो होता है ज़मीन में होता है, मतलब भूमिगत खाने योग्य कवक होता है। ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो चीज़ें आपको याद हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? तो देखो, संतृप्त मतलब जिसमें एक कार्बन के बॉन्ड पाया जाए, और असंतृप्त मतलब जो द्विबंध हो। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन हो गया CH4, और एथेन मतलब इथेन हो गया C2H6। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जहाँ पे द्विबंध पाए जाते हैं। और इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो एथीन हो गया C2H4, और हमारा एथाइन हो गया C2H2। तो आप ऐसे लिख सकते थे। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि क्रांतिक कोण से आप क्या अभिप्राय है? तो देखो, क्रांतिक कोण वो होता है ना कि जब आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसको हम क्या करते हैं, क्रांतिक कोण करते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल करते हैं। सिंपल से आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रखा है कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली किन्हीं दो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखना है। तो भाई देखो, इसको लिख सकते हो आप पेनिसिलिन। अगर हम बात करें पेनिसिलिन, और हम दूसरे दवाओं की बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं सीफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो आप दो दवाओं के नाम लिख सकते हो। ये दोनों पूछा है तो आप ये दो लिख सकते हैं। बाकी जो भी अगर आपको याद है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखो भाई, खाने के सोडे को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता है, देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछते हैं। तो अगर हम खाने के सोडे को बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3। और अगर हम बात करें दूसरा जो धावन सोडा दे रखा है, तो धावन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये आपका सूत्र था, यही लिखना था। अगर इतना आपने लिखा होगा तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखो, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो देखो भाई, अगर मैं वर्ण विक्षेपण की बात करूँ ना, तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं ना, जब श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो अपने अवयवी में 7 रंगों में मतलब विभक्त हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते थे।
बाकी अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है वो हो जाता है, मतलब CO2 जो बढ़ता है तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस प्रवाह होता है। तो आप चीज़ें को लिख सकते हैं बना के अपने ढंग से, जिसका मतलब पृथ्वी का जो औसत ताप होता है वो बढ़ जाता है। अगर मैं 13वें प्रश्न की बात करूं तो 13वां प्रश्न क्या कर रखा कि जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है। तो देखो, जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है ना, ये मच्छर के काटने से होता है और ये एक मस्तिष्क ज्वर होता है जिसमें मतलब तेज़ बुखार होता है, सिर दर्द होता है, उल्टी होता है, ये सब होता है। और बचने के लक्षण आप लिख सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं, अपने आसपास पानी होने मतलब इकट्ठा ना हो ये देख सकते हैं, साफ़ सफाई रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी पानी वगैरह कहीं है तो वहाँ पे आग वगैरह डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न कर रखा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो भाई ये आप बना लीजिएगा। उत्सर्जन अंग आपको पता है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ, आपका किडनी हो गया, आपके मतलब फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, तो ये हमारे सब क्या हैं, उत्सर्जन अंग है। अगला प्रश्न क्या कर रखा कि 60 मीटर गहरे समुद्र तली पर दाब क्या होगा, जबकि समुद्र तल का जो घनत्व दे रखा है वो इतना दे रखा है और जो ग्रेविटी दे रखा है वो इतना दे रखा है। तो भाई निकाल लीजिए। देखो क्या पूछा, दाब पूछा है ना, तो हम जब इसका दाब निकालेंगे ना तो इसका फार्मूला हो जाएगा रो GH। ठीक है, रो GH हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका देखो हाइट भी दे रखा है, मतलब यही गहराई हो जाएगा। तो बस फार्मूले में आप रख दीजिए, थोड़ा सा मैं ऊपर से रखता हूँ जिससे कि चीज़ें आ जाए। तो देखो H का मान 60 दे रखा है, तो फार्मूला मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, P इक्वल टू रो GH ना। तो बस आपका करके फार्मूले में रख दीजिए। तो P इक्वल टू, यहाँ पे P का मान कितना दे रखा है, हमारा प्रेशर कितना है, प्रेशर सॉरी ये रो है ना, ये रो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रो है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रो GH है, तो रो का मान कितना दे रखा है, ये रो मतलब घनत्व। तो घनत्व हमारा कितना दे रखा है, 1.01 गुणे 10⁻³ और मैं इसको बंद करता हूँ ब्रैकेट। और अगले ब्रैकेट में क्या दे रखा है, मतलब जी का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड। और फिर क्या दे रखा है, H का मान 60। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ तो देखो 10 के घाते 3 है और ये 10 के मतलब 10 है, तो ये 10 के घाते 4 हो जाएगा। तो 1.01 गुणे 10 के घाते 4 गुणे 60। अगर मैं इसको और सॉल्व करने का प्रयास करूँ तो देखो अभी क्या कर सकते हैं आप, 1 मिनट, अभी क्या कर सकते हैं, देखो ये 1 0 है ना, 1 0 यहाँ पे ला देंगे तो ये 10 के घाते 5 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा क्या, 1.01 गुणे यहाँ पे 6 बचेगा, 6 गुणे इतना। अब देखो P का मान इतना आ गया। अब आप सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का अगर आप मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आएगा, 1 मिनट इसको मैं हटाता हूँ पहले। कितना आया था हमारा, 6 का मल्टीप्लाई कितने में करना था, P इक्वल टू क्या था, ये 1.01 था गुणे 6 था इंटू 10⁵ था, यही था आई थिंक। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा 0.01 गुणे 10 के घाते 5। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। पास्कल लिख दीजिए, ठीक है, पास्कल लिख दीजिए, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, PA से बेस्ट लिख दीजिए, PA। तो हमारा P का मान इतना आ गया। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि दैनिक जीवन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। तो भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो प्रतिध्वनि से आपका क्या अभिप्राय है, और प्रतिध्वनि और गूंज में अंतर। देखो प्रतिध्वनि क्या होता है, जैसे कि जब हम कोई बात बोलते हैं ना, जैसे जब हम बात कोई बोलते हैं और जब वो किसी और से टकराकर पुनरावृत्ति होती है उसकी, तो उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। देखो प्रतिध्वनि में होता क्या है ना, जैसे कि अगर आप किसी रूम में बहुत तेज़ी से चिल्ला रहे हैं तो आपका जो साउंड निकला है और जो रिवर्स साउंड हो रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 0.1 सेकेंड का टाइम अंतराल हो, समझ रहे। जो टाइम ड्यूरेशन हो वो 0.1 सेकेंड का अगर टाइम ड्यूरेशन होता है किसमें, आपकी आवाज़ को मतलब औरों से टकराने में और उस टकराने के बाद वापस आने में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। लेकिन जब यही चीज़ें देखो, कभी आप रूम वगैरह में चिल्लाएंगे ना तो आपकी आवाज़ें मतलब क्या होती है कि टकरा के वापस आती हैं। लेकिन जब यही चीज़ें
जब परावर्तित ध्वनि इतनी जल्दी आती है कि वे मूल ध्वनि से मिल जाती हैं। कहने का मतलब कि जब कोई ध्वनि इतनी तेज़ी से टकराए और फिर आधे टाइम क्या करे कि इसी मूल ध्वनि से वापस आके मिल जाए, तो उसको हम गूंज कहते हैं। जैसे आप किसी अगर बड़े कमरे में चिल्लाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ें एहसास होंगी कि बहुत टाइम तक वहाँ पे कुछ चीज़ें गूंजती रहती हैं। तो इसमें क्या होती है कि जो हमारी मतलब कि साउंड जाता है और जो साउंड आता है वो क्या करते हैं कि आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम गूंज कहते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है गूंज और हमारे प्रतिध्वनि में। तो आप बना के अपने शब्दों में लिख सकते थे। बाकी अगर मैं बात करूँ अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि अपरूप क्या होते हैं। तो भाई अपरूप क्या होते हैं, एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुण अलग अलग हों लेकिन रासायनिक गुण सेम हो, उनको अपरूप कहते हैं। और कार्बन के अपरूप, ये हर बार का क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं हीरा। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। तो ये हर बार का क्वेश्चन है और ये बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितना नंबर आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, अभी भी अब आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है या फिर मैंने कोई जाने अनजाने में कोई चीज़ें गलत बता दी हो, तो भाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि देखो आपका जो सजेशन है ना, आपका जो सलाह है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।